हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 4th ऑफ सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर एंड लेट्स सी कि आज की न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। ओके, सो द फर्स्ट न्यूज़, सो फाइनली आफ्टर so many days, Tissa Setalva, the famous personality in from the field of journalism, उनको रिलीज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। कल ही हमने पढ़ा था, मतलब ऑन दी 3rd of September की न्यूज पेपर में मेंशन था कि सुप्रीम कोर्ट ने तिस्सा सेतलवाद को इंटरिम बेल ग्रांट कर दिया। ओके, सो नाउ वी मूव टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर एंड दैट्स अबाउट दी ट्रेड ट्रेड India's trade, India's export and import. So this shows about the Indian export and import कि कितना डेफिसिट है, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। कंपेयर कर रहे हैं अगस्त के मंथ का, फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त इन द ईयर 2021 टू द अगस्त इन द मंथ ऑफ 2022। ओके, सो बताता है कि भाई एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया ने इन द ईयर 2021 इन द मंथ ऑफ अगस्त अराउंड 33 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था, और वहीं कुछ थोड़ा सा कम था, 33 बिलियन डॉलर का ही कुछ एक्सपोर्ट है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, इंपोर्ट जो है इस साल इंक्रीज हुआ है एंड दिस शोज कि इस बार ट्रेड डेफिसिट ना इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो ट्रेड डेफिसिट अगर हम बात करें तो व्हाट ट्रेड डेफिसिट इज, ठीक है। तो देखो, हम चीजें खरीदते हैं और चीजें बेचते हैं। अगर हम चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच हम कम रहे हैं, कम वैल्यू की बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर मैं 100 रुपए की चीजें बेच रहा हूं, है ना, और 150 रुपीज की चीजें खरीद रहा हूं, तो मुझे 50 रुपीज का वो क्या है, डेफिसिट है। इनकम आपकी 100 रुपीज थी, है ना, आपने बेचा 100 रुपए का था, खरीद आप 150 रुपए का रहे हो, सो दैट्स 50 रुपीज इज व्हाट डेफिसिट इज। और वहीं अगर उल्टा हो जाए तो वो चीज क्या कहलाएगी, ट्रेड सरप्लस। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी ना इन द मंथ ऑफ अगस्त अराउंड 28.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। ओके, मूविंग फर्दर towards the next news. So what happened? New look Rajpath to be inaugurated on 8th of September. So under the project of Central Vista, नया राजपथ का नया लुक है जो इनॉग्रेट किया जाएगा ऑन द 8th of September। इतना बताएगा। इंपॉर्टेंट इसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज समथिंग अबाउट कि उसमें नया पार्लियामेंट बनेगा, और जो ल्यूटेंस दिल्ली आप देखते हो, ल्यूटेंस दिल्ली में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन दी नेशनल न्यूज, क्योंकि याद देखो आज ना संडे है, तो संडे के दिन ना कोई आपको या तो एडवर्टीजमेंट मिलती है और मेजोरिटी ऑफ द मैट्रिमोनियल न्यूज़ और ये सारी चीजें मिलती है जो एक बार में स्किप करना है। सो वी डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेशनल न्यूज एंड लेट्स सी नेशनल न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। द फर्स्ट न्यूज विच सीम इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द व्हाट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एलसीए मींस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 टू बी कंप्लीटेड बाय 2027। अच्छा, तेजस सुना है आपने? सो ये तेजस के बारे में बात कर रहा है, दैट्स व्हाट तेजस इज। ठीक है, ये तेजस यही है। इंडिया ना पहली बार एक इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और कौन बना रहा है इसको, नाम याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, HAL। अब थोड़ा सा हम LAC MK2 के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ी सी चीजें अपन समझते हैं कि व्हाट दिस LCA MK2 टॉक्स अबाउट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट LCA MK2, तो दो तीन चीजें हमें याद रखनी है कि व्हाट LCA MK2 सेज। So LCMK2 is Light Combat Aircraft Tejas MK2। ठीक है, and we talk about कि भाई ये कौन बना रहा है। So it has been built by what? Built by the organization named Hindustan Aeronautical Limited। ओके, सो लाइट कॉम्बैट इस तेजस की बात करें तो ये जो तेजस है ना, ये तेजस बेसिकली मैन्युफैक्चर हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा बाय 2025-2026 एंड इसकी जो फाइनल फ्लाइट जो होगी, मतलब ये कब इंडक्ट हो जाएगा इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में, बाय द एंड ऑफ 2027। ये चीज यहां पर क्लियर कर दी है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ओके, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें सो ये लाइट कॉम्बैक्ट इसी वजह से है बिकॉज इट्स अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज करेगा, है ना, और ये रिप्लेस करेगा किसको, मिराज 2000 को। मिराज 2000 क्लास के जो एयरक्राफ्ट है उनको ये एयरक्राफ्ट जो है ना वो रिप्लेस करने वाला है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। ओके, और एक चीज और आपको याद रखनी है
कि यहाँ पर एक टर्म, इस न्यूज में एक टर्म मेंशन किया गया, दैट इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA. So what this advanced medium combat aircraft is? So advanced medium combat aircraft का मतलब कभी भी अगर आ जाए तो अभी हमेशा लिखोगे दैट्स अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज करता है, एंड इट्स अ स्लीथ एयरक्राफ्ट. स्लीथ का मतलब ये बेसिकली फाइटिंग में यूज किया जाता है. ठीक है, फाइटिंग में यूज किया जाता है, वॉर की सिचुएशन में यूज किया जाता है, कॉम्बैट फील्ड में यूज किया जाता है. ओके, एंड इन एयरक्राफ्ट की जो रेंज होती है दैट्स अबाउट 1000 किलोमीटर टू 3000 किलोमीटर. मतलब ये एक फ्लाई में 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर जा सकते हैं. मूविंग फर्दर, सो चंद्रचूड, जस्टिस चंद्रचूड इज द नेक्स्ट हेड ऑफ नालसा. देखो, रिसेंटली यूयू ललित ना हमारे नेशन के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए. इससे एक बात और क्लियर हो गई कि ऑन दी बेस ऑफ सीनियरिटी हमारे जो नेक्स्ट सीजीआई होंगे, मतलब 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे ना टिल नवंबर 2024 तक, नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक, अप्रोक्स अराउंड 2 इयर्स तक आपके जस्टिस चंद्रचूड होने वाले हैं. ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड होने वाले हैं. और जस्टिस चंद्रचूड की अगर हम बात करें तो जस्टिस चंद्रचूड सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के. और हमेशा से एक कस्टम चला आ रहा है कि जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो नालसा का चीफ बनता है. बाकी अगर ऑन दी बेसिस ऑफ रूल्स की बात करें तो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो चीफ होते हैं, जो पैट्रॉन इन चीफ है, वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है. बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे काम रहते हैं तो वो अपना काम डेलीगेट कर देता है. ये चेयरमैनशिप जो है ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप जो है ना, वो डेलीगेट कर देता है टू हिज सेकंड इन कमांड, मींस सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और अभी रिसेंटली कौन है? डॉक्टर जस्टिस चंद्रचूड. अब थोड़ा नालसा के बारे में समझो. तो नालसा है क्या? तो नालसा बेसिकली एक एक्ट से बना था जिसका नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987. कभी पूछा जाए तो नालसा इज ऑटोनॉमस बॉडी सेट अप बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987. एंड ये नालसा जो है वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है टू दी पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते एडवोकेट्स. लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप हो, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है ना, एंड आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यू डोंट हैव अ लीगल नॉलेज. Let's take an example, if you are illiterate, so you cannot, you don't know what the procedure is, how to recruit the advocate, you don't have money to recruit the advocate. So for that NALSA come to rescue you. जैसे कि इवन ऐसी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है, जैसे अजमल कसाब है. तो अजमल कसाब क्या है? अजमल कसाब जो है कि बेसिकली उसको कोई एडवोकेट नहीं मिल रहा था, तो भाई स्टेट अपॉइंट कर देता है कि भाई आपको देखो, क्योंकि हर किसी के पास राइट है, राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ. ठीक है, in the legal battle. So इसीलिए एडवोकेट दिया जाता है, लीगल एड दी जाती है. और इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 कैपिटल ए टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड के बारे में, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है. लेकिन अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 में जुड़ चुका है. ठीक है, कुछ हद तक ये चीज आ चुकी है, फ्री लीगल एड जो है ना फंडामेंटल राइट बन चुका है कुछ हद तक. ठीक है, आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 14 में, क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड लीगल बैटल. ठीक है, ठीक है. एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. तो राइट टू लाइफ का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई अगर आपकी लाइफ इंडेंजर्ड है बिकॉज ऑफ सम केस, बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, सो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. दैट्स व्हाट आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 आपके फ्री लीगल एड के बारे में बात करते हैं. बाकी स्पेसिफिकली मेंशन कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 39 कैपिटल ए में. मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट पेज. सो ये बहुत न्यूज है, एक जगह नोट डाउन कर लेना. ये पर्सनालिटी जो है एस परशुराम जो है, एस परशुराम की डेथ हो गई है. एंड देखा जाए तो वो 2004 से लेकर 2018 तक इन्होंने टिस का डायरेक्टर रहे. टिस है क्या? तो टिस इज बेसिकली व्हाट? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. ठीक है, मूविंग फर्दर. सो यहां एक न्यूज आई है, एंड दिस न्यूज अबाउट दी कि हाउ गवर्नमेंट समवॉट for their implementation of their law, for implementation of their act, for the implementation of their project, how they deprived people from their homeland, how they deprived from their fundamental rights. So this is news from Assam. So what happened? Assam के एक डिस्ट्रिक्ट है सोनतीपुर डिस्ट्रिक्ट. तो सोनतीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बताया गया कि गवर्नमेंट को ना सोलर पावर प्लांट्स निकाले थे जमीन पर. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखी जाए, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम सोलर प्लांट्स के इंप्लीमेंटेशन को लेकर है, वो है लैंड. कि सोलर प्लांट्स लगाए कहां पर यार?
क्योंकि सोलर प्लांट्स को बहुत एक वास्ट एरिया चाहिए सोलर प्लांट्स लगाने के लिए। सो एक न्यूज आई है कि वहां पर 299 फैमिलीज को भगाया गया, एविक्ट किया गया उस एरिया से। क्यों? क्योंकि सोलर पावर प्लांट्स लगाने थे। मूविंग फर्दर ऑन दी एफएक्यूज, तो एफएक्यूज में दो न्यूज पढ़नी है, बस दो ही पॉइंट पढ़ने हैं। एक तो ये है बेल फॉर विमेन, ठीक है, ये एक चीज पढ़ना है, ये पढ़ना है अपन को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट वॉस्टॉक 2022 में ये पार्ट पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, दीज टू थिंग्स, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस बेल फॉर विमेन टॉक्स अबाउट। देखो यहां ना, ये पहली बात तो ये लिखा गया कि भाई ये एफएक्यू लिखा क्यों गया है, द मेजर क्वेश्चन अराइज। सो दिस एफएक्यू हैज बीन रिटन बिकॉज, क्योंकि तिस्ता सेतलवाद की बेल को लेकर है, और तिस्ता सेतलवाद इज अ विमेन। तो यहां पर इसी चीज को लेकर लिखा गया कि भाई क्या विमेन को बेल मिलेगी। तो सबसे पहले बताया गया कि हाँ भाई विमेन को लेकर कोई स्पेशल प्रोविजन है बेल को लेकर, और ये सारी चीजें, वो अपन चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये लिखा क्यों गया ये समझ में आ गया। नाउ अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट डज द बेल प्रोविजन सेज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन है सेक्शन 437, विच टॉक्स अबाउट कि बेल किन किन केस में नहीं मिलती। बाकी ये हमेशा से हमने पढ़ा है, जनरल रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है, इवन डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जजमेंट में कई बार मेंशन किया गया कि बेल इज अ राइट, जेल शुड बी एन एक्सेप्शन, प्रिजन शुड बी एन एक्सेप्शन। लेकिन कुछ केसेस हैं जिन केसेस में बेल ग्रांट नहीं की जाती, जैसे कि यहां बताया गया कि अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है फॉर एन ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या फिर वो ऑलरेडी उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है, पनिशेबल विद डेथ, या फिर जिसने कोई ऐसा क्राइम किया, कोई ऐसा क्राइम किया कोई ऐसा क्राइम किया जो ऑलरेडी पहले कन्विक्ट हो चुका था और अब फिर से वो एक्यूज है, तो उस केस में बेल ग्रांट नहीं की जाती। बट ऑब्वियसली बात है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, है ना। अगर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, देखो हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, हर चीज में एक्सेप्शन है, हर लॉ में, हर एक्ट में, हर चीज में। इवन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन एक्सेप्शंस। तो हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, इवन राइट्स में, ड्यूटीज में, हर जगह एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो इसमें भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सेप्शन सेज कि अगर कोई पर्सन जिसकी एज 16 ईयर्स से कम है, या कोई विमेन सिक है या इन्फर्म है मेडिकल ग्राउंड्स पर, तो उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी, इवन दो अगर वो इन केसेस में कन्विक्ट होती है। मतलब केसेस ऑफेंस रिलेटेड टू पनिशेबल विद डेथ या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उस केसेस में भी अगर कोई जिसकी एज 16 ईयर्स से कम है, या फिर जो विमेन उसकी वो सिक है या इन्फर्म है, तो उसको ग्रांट कर दिया जाएगा, या प्रेग्नेंट है तो ग्रांट कर दी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या? एनी अदर प्रोविजन फेवरेबल टू वुमेन एक्यूज्ड। तो यहां पर अब ये बात की गई है कि भाई क्या कोई प्रोविजन है जो कि वुमेन की फेवरेबल की बात करता है। तो यहां पर सबसे पहले तो यही बताया गया कि देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर ऑफेंस होते हैं, क्रिमिनल सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, तो वुमेन को फेवर किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, वुमेन के ऊपर नहीं रहता, है ना, विक्टिम के ऊपर नहीं रहता। बर्डन ऑफ प्रूफ वैसे ओरिजिनली प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है, बट अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की जाती है या डिफरेंट अदर ऑफेंसेस की बात की जाती है, मतलब ऑफेंस मेजॉरिटी ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन्स के ऊपर, तो उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट के ऊपर, या बोल सकते हैं एक्यूज्ड के ऊपर, एंड इट्स नॉट ऑलवेज ऑन दी प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ये चीज बताई गई। और फिर अदर चीज और बताई गई, जैसे सेक्शन 160 के बारे में बताया गया कि भाई 160 के बारे में बताया गया। तो 160 क्या बोलता है बेसिकली? 160 टॉक्स अबाउट व्हाट? द पर्सन हु हैज टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर। तो विमेन को जरूरी नहीं है कि अगर देखो 160 बेसिकली टॉक्स अबाउट सेज कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है क्रिमिनल केसेस में, और क्रिमिनल केसेस में 160 के अंदर पुलिस ऑफिसर किसी को भी बुला सकती है कि भाई आप आओ और हमें अपनी बात बता के जाओ। लेकिन विमेन के केस में ऐसा नहीं है, विमेन को जरूर नहीं है जाना। अगर विमेन से अगर पूछताछ करनी है तो पुलिस ऑफिसर को उसके घर पे जाना पड़ेगा, घर पे पूछताछ करनी पड़ेगी इन दी प्रेजेंस ऑफ विमेन पुलिस ऑफिसर, है ना। और उसको आप बुला नहीं सकते। मुझे बुला सकता है पुलिस ऑफिसर कि आपको आना पड़ेगा, समन कर सकता है आपको आना पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर केस लग सकता है ना, मेरे ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। ये चीज बताएगा। तो दीज आर दी व्हाट प्रोविजंस व्हिच टॉक्स अबाउट दैट्स आर फेवरेबल टू द वुमेन। नेक्स्ट जो है वो बताता है कि हाउ डज द सीआरपीसी सेज ऑन अरेस्ट ऑफ वुमेन। तो देखो सेक्शन 41 से लेके 60A तक ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, और 46 जो है 46 बताता है कि अरेस्ट हाउ मेड,
ठीक है। और उस केस में बताया ये गया, उस सेक्शन में ये बताया गया कि विमेन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। बट ऑब्वियसली बात है, इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन बता देता हूं, लोगों को ये तो पता रहता है कि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने के पहले आप विमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अरेस्ट कर सकते हैं अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर लो। अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, दूसरा अगर कोई विमेन ऑफिसर रिटर्न परमिशन लेके आ जाए एक मजिस्ट्रेट से, तो वो विमेन पर पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकती है। समझ में आया? इवन आफ्टर दी सनसेट, इवन आफ्टर दी सनराइज। क्या उसको परमिशन चाहिए फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब जज से उसको परमिशन चाहिए, जज परमिशन दे देगा। उसके बाद वो विमेन ऑफिसर जो है विथ रिटन नोटिस उस विमेन को दिखाएगी और अरेस्ट करके ले आ सकती है कभी भी, चाहे सनराइज हुआ चाहे सनसेट ना हुआ। ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट बेल फॉर वुमेन और समवॉट कुछ एक्सेप्शंस, कुछ प्रोविजंस है जो फेवरेबल होता है वुमेन को लेकर, वो पढ़ा, वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो वॉस्टॉक 2022 है। तो वॉस्टॉक 2022 है क्या? तो वॉस्टॉक 2022 बेसिकली इट्स एन आर्म एक्सरसाइज, है ना। आर्म्ड एक्सरसाइज डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, स्पेसिफिकली 13 कंट्रीज कुछ पार्टिसिपेट करती हैं, और मैरीटाइम एक्सरसाइज भी होता है। इंडिया पार्टिसिपेट तो कर रहा है बट मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, है ना। आर्म एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसने अपने गोरखा राइफल्स के कुछ अपने 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 पर्सनल्स को भेजा है और वो पार्टिसिपेट करेंगे साइबेरिया के रीजन में, जो रशिया का नॉर्दर्न वाला पार्ट है जहां बहुत ठंड पड़ती है, जहां पर -50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, उस एरिया में गोरखा राइफल्स के हमारे जो पर्सनल्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, बट मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। इंपॉर्टेंट सिर्फ उसमें इतना है कि वॉस्टॉक लेके लिखना, वॉस्टॉक लिखना कि वॉस्टॉक है क्या, और वॉस्टॉक 2022 कहाँ होने वाला है और कौन कराता है। तो रशिया कंडक्ट कराता है, इसमें चाइना पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, अजबाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना। ये सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। आज का एनालिसिस बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प है। उसका मेन रीजन यही है यार, क्योंकि संडे है, संडे के दिन एक तो न्यूज भी बहुत कम आती है एंड एडवर्टीजमेंट ज्यादा आता है एंड एडिटोरियल्स नहीं आते। ओके, सो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।